तो नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल प्लेटफॉर्म। हम बात करते हैं इन दिनों चुनावों की, क्योंकि देश और प्रदेश में जो है माहौल चुनावी हुआ पड़ा है। और इस माहौल में अमूमन आप लोग तो देखते ही हैं कि हम लोग किसी जो पॉलिटिकल हस्ती होती है, सियासी जो हस्ती होती है, उसको लेकर आप लोगों के सामने आते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज मेरे साथ जो है वो पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटी है वो नहीं होंगी, बल्कि वो शख्सियत होंगी जो वाकई में जो है अपने जिस तरह से उन्होंने जो है चाहे वो कोई भी मुद्दा हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जैसे कि बिना वित्त के जो है वो काम नहीं हो सकता है, उसको एडजस्ट करवाया है, लोगों को लिटरेट किया है फाइनेंशियल सेक्टर में। वो उनकी उनकी अपनी एक खूबी है। और किसान परिवार से उठकर जो है आज वित्तीय विशेषज्ञ का जो उन्होंने तमगा हासिल किया है, तो उन सबको लेकर हम लोग आज बात करने वाले, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई चुनाव हो जिसमें वित्त की बात ना होती हो। और हमारे साथ इस वक्त हैं वित्तीय विशेषज्ञ मेद सिंह, और उन्हीं से जानेंगे हम लोग कि चुनावों में किस तरह से वित्त का खास जो है वो यानी इंतजाम होता है और सारी चीजें। मेद सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। जी, सबसे पहले विजिटर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद करता हूं, और तमाम दर्शकों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। मेद सिंह जी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा शायद ही कोई चुनाव होता होगा ना जिसमें जो है वो वित्त की बात नहीं होती होगी। हर जगह वित्त की बात होती है, हर जगह पैसा जो है वो इन्वॉल्व होता है। मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से ये चुनाव चल रहे हैं, क्या वाकई में पैसा यूज हो रहा होगा और किस किस तरीके से हो रहा होगा, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, जैसे कि आपने वित्त की बात करी है, मेरा प्रोफाइल भी वित्त के क्षेत्र से संबंधित है। तो वित्त जो है वो तो किसी भी, चाहे संगठन है चाहे वो आदमी है, वो अगर हमें जिंदा रहना है तो वो हमारी एक रीढ़ की हड्डी है। तो बिना वित्त के तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो किस रूप में लगता है, कैसे लगता है, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन बिना वित्त के कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा जो वित्तीय क्षेत्र के मैनेजमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो चुनावी क्षेत्र है, चाहे आपकी आपकी व्यक्तिगत लाइफ है, और चाहे हमारा समाज का विकास है, चाहे देश का है। तो वित्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सिंह जी, आज आपके साथ बात करने का हमारा मुख्य मकसद ये था कि हम लोग वित्त की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, घर के अंदर घर के बाहर, निकलते भी हैं घर से तो भी हम लोग जो बात पहले अपनी जेबों को टटोल लेते हैं कि हमारे पास पैसा है कि नहीं है। लेकिन आप जो बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है नहीं, ये मैटर नहीं रखता। लेकिन आप पैसों को लेकर जो है वो कितने लिटरेट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, वो मैटर करता है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, हमारे देश में हम देश में जनसंख्या में नंबर 1 है, और हमारी अर्थव्यवस्था के तौर पे हम नंबर 5 पे हैं। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, और इस क्षेत्र में मेरा पिछले 15 साल का जो अनुभव है, तो वित्त के क्षेत्र में बहुत नाकाफी मैं बोलूँ जिसको, कि अब लोगों को नॉलेज है। और हर दूसरे से तीसरा आदमी वो फाइनेंस से परेशान है, वो अपना उधार मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो अपना दूसरा व्यक्तिगत छोटी छोटी बचतें वो नहीं कर पाते। तो इस क्षेत्र में वित्त का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर वित्त का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने परिवार का हम बैलेंस नहीं कर पाते, हम कहीं ना कहीं समस्याएं से हर दिन हम उससे सफर करते रहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हम सबको, हमारे देशवासियों को, और उनको अपना वित्त के क्षेत्र में खास नॉलेज रखने की जरूरत है, ताकि हम अपनी अपनी पूरी जिंदगी को अच्छे से बैलेंस बना पाए। क्योंकि बात फिर घूम फिर कर वो जो चुनावों पर आ रही है ना, बात ये होती है कि बहुत सारे आज हम लोग देख पा रहे थे कि बहुत सारे युवाओं ने जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन करवाई है वोटिंग के लिए, यानी मतदान का वो प्रयोग करेंगे। तो क्या लगता है कि वो जो युवा है जो अपने मतदान का प्रयोग करने जा रहे हैं आज, वो क्या इस नॉलेज को रखते हैं? क्योंकि रोजगार की आज बात होती है, कहते हैं कि युवा बेरोजगार बहुत हैं, युवा बेरोजगारों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो उनको आप किस चश्मे से देखते हैं? क्या वो लिटरेट हैं? क्या उनको कोई ये इस बारे में, इस दिशा में देखना चाहिए कि अगर उनको रोजगार हासिल करना है या बेरोजगारी अगर खत्म होनी है तो सिर्फ वोट डालकर ही हो जाएगी, या फिर उनको कुछ और भी चीजें चाहिए, लाइक फाइनेंशियली अगर हम लोग देखें तो? देखिए, जहाँ पर युवाओं की बात है, महिलाओं की बात है, चाहे हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जो है ना, छोटे छोटे बिजनेसमैन, तो पहले तो भारत, अगर हम भारत के लोगों को, युवाओं को अगर रोजगार स्वरोजगार नहीं मिलता तो हमारे देश की तो तरक्की संभव नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन रह जाती है वोटर की बात, तो जो आज से 20 साल पहले चुनाव होता था या 25 साल पहले, तो वहाँ पे लोगों तक वो उसकी पहुंच, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जानकारी मिल रही है। लेकिन अब सवाल ये हो जाता है कि एक्यूरेसी, वो क्या जानकारी सही है, सही क्या है और गलत क्या है। ये बहुत बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है आज के समय में, कि कौन सी स्कीम बेहतर है, कौन सी नहीं है।
इवन तो बहुत सारे लोग इसमें फंसते भी हैं, साइबर क्राइम भी हो रहे हैं बहुत सारे, बड़ा जैसे कि आपने मुद्दा उठाया पीछे क्रिप्टो करेंसी का। तो इस क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में एक गहन जानकारी होना बहुत जरूरी है। और युवाओं से खासकर मैं अपील करूंगा कि इस क्षेत्र में जहां से हमें एक सरकार की जो बॉडीज हैं, जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, जहां पे हमें वित्तीय क्षेत्र में खास हमें शिक्षा मिलती है, जैसे भारतीय प्रतिभूति निगम जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, तो वहां से हमें एक सही शिक्षा कैसे मिले, उनकी वेबसाइट पे जो शिक्षा है। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से हम लोगों को या तो सही से जागरूक नहीं कर पाते या लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, और हम अपने दिन प्रतिदिन दिनचर्या में हम परेशान रहते हैं। अगर मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे कि रोजगार की बात हो रही है ना, तो क्यों सरकारें रोजगार नहीं दे पा रही होंगी? क्योंकि अगर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री तो लगातार ये कहते रहे हैं कि भैया हमारे पास हमारे खजाने खाली हैं। क्या वाकई में वो खजाने खाली होंगे इसलिए रोजगार नहीं दे पाए होंगे वो 14 महीनों में, या फिर क्या आपको लगता है कि कुछ और गड़बड़ियां हैं, या वो खुद ही इस तरह की एम्बेजलमेंट्स हैं, या वो जो वित्तीय जो गड़बड़ियां हैं उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या उनको क्या सलाह है, क्या सुझाव है आपका? देखिए, मेरा एक सुझाव है और मेरी अपनी राय है। ये किसी राजनीतिक परिवेश से मैं संबंधित नहीं है, लेकिन मेरा अपना एक व्यक्तिगत सुझाव ये भी है और मेरी एक छोटी सी राय भी है। अगर जो शुभ चिंतक देख रहे हैं, आपके जो व्यूअर हैं, कि क्या आपको नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास वित्त के विशेषज्ञ मेरे से पहले हैं या नहीं थे, कैसे सरकारें चलती हैं और सरकार चलेगी कैसे, और अगर घोषणाएं होती हैं तो युवाओं के लिए, युवाओं को भी सोचने की जरूरत है। आज की डेट में आप गूगल में डालिए सरकार का सब कुछ, जो कि हमें 10 साल पहले नहीं पता होता था कि कहाँ से बजट आया, कितना आया। अभी पीछे में एक न्यूज़, जैसे आपने मेरे से बड़ा जायज़ सवाल किया, मैं पीछे एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें बताया है कि हिमाचल सरकार का जो जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसका 97% जो वो सरकार को चलाने के लिए खर्च हो जाता है, वो बच गया 3%। अब 3% में आप पूरे हिमाचल सरकार की जो हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उनका सारा है, चाहे आप वो उन लोगों को रोजगार के साधन दो, चाहे स्वरोजगार दो, बाकी का तो खर्चा है। तो हमें और बेहतर बड़े लेवल पे सोचने की जरूरत है, युवाओं को कैसे स्वरोजगार दिया जाए, और युवाओं को खुद सोचने की जरूरत है कि कहाँ से हमें एक अच्छी शिक्षा लेके इस क्षेत्र में कैसे आगे अपने स्वरोजगार को बनाया जाए। नौकरी तो बहुत कम है, कोई सरकार नहीं दे सकती नौकरी सभी को, तो ये तो पॉसिबल, लेकिन हम वही अंधेरे में, युवा लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर होने की ज्यादा जरूरत है कि हम अवेयर होके अपना स्वावलंबी बने और अपने क्षेत्र में अच्छी सी शिक्षा हासिल करें, और देश विदेश में तो पूरा मौके वित्त क्षेत्र। जी मेसन जी, आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं, सभी पार्टियों के जितने भी नेता हैं, प्रत्याशी हैं, वो सार्वजनिक मंचों से ये बात कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार देते आए हैं। दूसरे यानी विपक्षी ये कहते हैं कि आपकी सरकार जहां पर है वहां बताइए, आपने इतने वादे किए थे, इतना आप रोजगार देंगे। और जो युवा लोग हैं या जो वोटर्स हैं या उनके जो अभिभावक हैं जिन्होंने पैसा खर्च कर दिया अपने बच्चों के ऊपर, वो ये चाह रहे हैं कि तुरंत सरकारें नौकरी दे देंगी, ये नेता नौकरी दे देंगे और वो लग जाएंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक युवा स्किल्ड नहीं होंगे प्रॉपर पूरी तरह से, या वो फाइनेंशियल अगर समझ नहीं पाएंगे, तब तक ये सारी दिक्कतें जो वो चलती रहेंगी, प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अब ये बात तो, अब हिमाचल की जो आज का शिक्षा का दर है वो आई थिंक, मुझे लगता है भारत में दूसरे नंबर पे होगा केरला के बाद। और क्या युवाओं को नहीं लगता कि हमें ये सवाल अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि आप कैसे रोजगार देंगे, कितने समय में देंगे, और नहीं देंगे तो उसके बाद उसका ऑप्शन क्या है, और अगर आप नौकरी नहीं देंगे हमारे लिए स्वरोजगार का क्या साधन हो सकता है, कौन कौन से क्षेत्र में हमें बेहतर स्किलिंग मिल सकती है, केंद्र सरकार जो योजना है क्या उसको धरातल पे वो उतार पाने के लिए क्या वो मेहनत बराबर कर रहे हैं। तो अब वो समझ, अब युवाओं को पूछने की जरूरत है कि आप कैसे देंगे, एक मंच में बैठने की, किसी का विरोध और किसी के फेवर में जाने की जरूरत नहीं है। एक परिवार की तरह, परिवार है, हमारे नेता हमारे मुखिया हैं, तो हम उस परिवार में जाके बैठे और उनसे बैठ के बात करें मंच पे, अगर आपको लगता है, और 5 साल में उसका हिसाब किताब रखें, डायरी में नोट करके रखें, अगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर उसका हल वो उनके हाथ में, 5 साल बाद तो आपको आपके पास मौका है ही है। तो युवाओं को अवेयर होने की जरूरत है। क्योंकि मेसिंह जी, हम लोग गाहे बगाए आपका इंटरव्यू करते रहते हैं जब भी वित्त की बात आती है ना। लास्ट टाइम भी जब मैंने किया था तो मैंने आपका पूरा प्रोफाइल पढ़ा था। आप एक किसान परिवार से उठे हैं, बहुत बेहद साधारण से परिवार था, बेहद गरीबी से आप ऊपर उठे हैं। सरकारी नौकरी आप नहीं करते, लेकिन आज आप जो है वो इस तरह से जो वित्तीय मैनेजमेंट करते हैं कि बड़े बड़े भी मात जो है वो खा जाते हैं और आपका अनुसरण करते हैं। तो क्या ऐसा किया जा सकता है, ऐसा कैसे किया जा सकता है? आप में आपने वो क्वालिटीज कैसे इंप्रूव करी? वो जो अगर युवा हमारा आज का है वो अगर समझे तो फिर वो क्या मोहताज होगा गवर्नमेंट्स का या फिर अपने नेताओं का, और अपना जो वोट मत अधिकार का प्रयोग है वो सही से कर पाएगा। अगर जैसा आप कर पाए हैं वैसा वो करें, तो ऐसा कुछ अगर बताना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वाभाविक है ये चीज। अगर युवा ये ठान ले कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे अपना समय का सही प्रबंधन करना है, और मुझे मेरे पास जितने साधन हैं उन साधनों को सही से प्रबंधित करना है। आपने क्या किया? जैसे जी,
जी देखिए देखिए मेरे पास जितने साधन थे और मैंने 24 घंटे में से 16 घंटे काम किया है अपने पिछले 15 साल में। और पीछे इससे पहले जो वो तो हम परिवार जब परिवार के साथ ही हैं अभी भी हैं। तो जब हमारा मेरा जो अपना घर है वहाँ पे तो मैंने अपना 1 मिनट भी जाया नहीं किया है बिना किसी विवाद में पड़े हुए। मुझे किसी भी विवाद कोई चौखट में गए किसी नेता के, किसी प्रत्याशी के, किसी सरकार के मोहताज हुआ कोई? मैंने 2010 में जो हिमाचल चयन बोर्ड का मेरा कमीशन हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया था। कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। और तब हमें एक बीएड का जो कंडीशन लगा इमीडिएट, वहां से मैं जब बाहर हुआ उस दिन मैं चयन बोर्ड में ठान के आया था कि आज के बाद मैं कभी सरकार के दरवाजे पे नहीं खड़ा हूंगा। मुझे खुद स्वावलंबी बनना है और मुझे लोगों को स्वावलंबी बनाना है। और इसी के मद्देनजर मैंने एक गैर सरकारी संगठन बनाया है, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान। तो मैंने एक जिंदगी में कसम खाई है कि खुद तो स्वाभिमानी बनना है और साथ में युवाओं को भी और अपने गांव अपने देश प्रदेश को स्वावलंबी बनाना है। और ये जो मानसिक हमारी गुलामी है इस गुलामी से हमें बाहर निकलना है। फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि इन दिनों चुनाव चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड पे। बहुत सवाल हो रहा है, हालांकि वो मामला विचाराधीन है, जो भी है उसमें सारी चीजें है ना। उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो एक सही स्टेप था गवर्नमेंट का या नहीं था, या उससे क्या नफा नुकसान जो वो देश को हुआ होगा, देश के हमारी जो जीडीपी है उस पर हुआ होगा, या तमाम सारी चीजों पर हुआ होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर हुआ होगा? देखिए विचित्र जी मैं आपको बता दूं इलेक्टोरल बॉन्ड का जहां तक मुद्दा है सवाल है तो ये तो हमारे उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट में हमारा विचाराधीन है। सरकार के उसमें इन्होंने विचाराधीन। लेकिन जहां तक मेरा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जो लोग चाहे वो राजनीतिक है चाहे गैर राजनीतिक है, अगर हम सोचें या बीइंग एक वित्तीय क्षेत्र में एक्सपर्ट, तो मेरा ये सवाल मैं पूछता हूँ कि आज से पहले जो फंडिंग होती थी वो कहाँ होती थी और कैसे यूटिलाइजेशन होती थी, ये सवाल पूछना चाहिए। सवाल अभी तो ये तो बाद के सवाल, अभी काम हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन है, ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। तो क्या आज से पहले 60 साल नहीं पूछा कि आपने जो पैसे ली, जब सरकारें बनी गिरी और गिराई गई तो वो कैसे गिराई गई, किसकी पावर से गिरी गई, वो पैसा कहाँ से आता था? तो ये मुद्दा ये अब हमारे लोगों को अगर मेरे पास नॉलेज नहीं थी तो मैं नहीं पूछा, लेकिन मैं आज तो पूछूंगा अपने देश के सभी उन सम्माननीय लोगों से पूछूंगा जो हमारे कर्णधार हैं कि सर आज से पहले आप क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे हमारा जीवन यापन करवाते थे, इसका भी आंसर दो और आगे भी हम उसका आंसर पूछेंगे। अब तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया सरकार से, आप बताएं, भारतीय स्टेट बैंक को बोल दिया तो वो दे रहे हैं स्पष्टीकरण। लेकिन आज से पहले क्या होता था, ये भी ज्वलंत मुद्दा है, ये भी पूछना चाहिए कि इससे पहले क्या होता था, हमारा कितना शोषण हुआ है वो हमें बताइए। बहुत धन्यवाद। तो मे सिंह थे जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, और इन्होंने जो है वो जिस तरीके से वित्त पर बात करी, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा था कि देखिए चुनाव हो या कोई भी चीज हो, बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को भी कई बार इसका गुना भाग नहीं आता है कि हमारे पास 100 रुपया है तो हम इसको कहाँ खर्च करें, बच्चे की फीस में दें या फिर हम अपना अपना किराया चुकता करें या बाकी सारी चीजों में। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है एक फाइनेंशियल एडवाइजर की, और अगर वो सही तरीके से जो है वो एडवाइस कर दें तो हम लोग जो है वो बड़ा बाखूबी जो है उस 100 रुपए का अच्छा से यूटिलाइज भी कर सकते हैं और अपनी जिंदगी भी सही से जी सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो है इन चुनावों में भी होता है। चुनावों में पैसा अकूत लगता है, लेकिन वो किस तरह से मैनेज हो, किस तरह से सारी चीजें हों, वो सही तरीके से कौन बता सकता है? वित्तीय सलाहकार। तो वही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे थे। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो कार्यक्रम है हमारा, ये जो अपडेट है बहुत पसंद आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर भी करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।